हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, सकुशल और सानंद होकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आइए आज हम अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 6 के विज्ञान के 5वें पाठ जंतु और उसका परिवेश को आगे बढ़ाते हैं और इसी के भाग 2 का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा था कि हमारे इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के आवास होते हैं। ये एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। तो नेचुरली इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि उसमें रहने वाले सजीव पौधे अथवा जीव जंतु एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। यानी उनके अंदर ऐसे विशेषताएं होती है जो उनको उस खास प्रकार के आवास में जीवित रखने में मदद करती है। तो ये जो बदलाव होता है जैव शरीर के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर, उनके शारीरिक संरचना या बनावट के अंदर, बच्चों सामान्य भाषा में इसे ही हम अनुकूलन कहते हैं और अनुकूलन को ही अंग्रेजी में एडेप्टेशन कहते हैं। तो आइए हम सभी अनुकूलन को परिभाषित करते हैं। जैव शरीर की, जीवों के शरीर की वो विशिष्ट शारीरिक संरचनाएं, ये शब्द ध्यान देना है, बॉडी स्ट्रक्चर। और इसके साथ दूसरी बात है स्वभावगत विशेषताएं। ये दो चीज़ है। उनके शारीरिक संरचना में भी बदलाव आता है और उनके व्यवहार में स्वभावगत विशेषताएं, यानी उनके जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उसमें भी बदलाव आता है। तो अनुकूलन वे विशिष्ट शारीरिक संरचनाएं एवं स्वभावगत विशेषताएं हैं जो किसी जीव को अपने परिवेश में सामान्य जीवन जीने की क्षमता प्रदान करते हैं। यानी वो नॉर्मली उसमें रह सके, बिना किसी परेशानी के रह सकें, सामान्य जीवन जी सकें। तो यही अनुकूलन या एडेप्टेशन की परिभाषा है। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जीव खास प्रकार के अपने आवासीय क्षेत्र में रहने के लिए, हमने आपको बताया था स्थलीय आवास, जलीय आवास, वायवीय आवास। तो अब आप जान रहे हैं इन सबों की जो संरचना है स्थलीय आवास जलीय आवास से पूर्णतया भिन्न है। उसी तरह से जो वायवीय आवास है वह स्थलीय आवास से भिन्न है अथवा जलीय आवास से भिन्न है। तो इस प्रकार से प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में रहने के लिए सजीवों के शरीर में कुछ खास प्रकार की विशेषताएं होती है। आइए, हमने जो विभिन्न अपने पिछले वीडियो में हमने जो अलग अलग प्रकार के आवासीय क्षेत्र के बारे में बताया, उसमें से एक खास पहला आवासीय क्षेत्र और खास आवासीय क्षेत्र मरुस्थलीय आवासीय क्षेत्र, जिसमें हम मरुद्भिद हम कह सकते हैं उसको, जीरोफाइट्स भी हम कह सकते हैं, उसमें रहने वाले पौधों को या उसमें रहने वाले जीवों को, उसके बारे में हम उनमें क्या अनुकूलन होता है। मरुस्थल का जीवन काफ़ी कष्टप्रद होता है, कठिनाइयों भरा होता है। सामान्य लोग, हम, आप या अन्य जानवर उसमें जो है रहने में आसानी अनुभव नहीं करेंगे, वरन परेशानी का अनुभव करेंगे। क्या परेशानियां होती है भाई? सबसे पहले तो मरुस्थल में बालू ही बालू होता है, नो वेजिटेशन, वनस्पतियां नहीं के बराबर होती है। यदि होती हैं तो कुछ कांटेदार पेड़, झाड़ियां या कैक्टस प्रजाति के पौधे होते हैं। उसी प्रकार से वहाँ सभी प्रकार के जीव नहीं रहते। एक बहुत ही खास प्रकार का जंतु कैमल, आप जानते हैं उसके बारे में, ऊंट जिसे कहते हैं, अथवा उसका एक उपनाम भी है, बहुत ही प्रसिद्ध उपनाम है, परीक्षा में बराबर पूछा जाता है, आप जानते होंगे। वह उपनाम है मरुस्थल का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट। मरुस्थल के यातायात का एकमात्र और अनोखा साधन ऊंट है। तो इस प्रकार से हमने जो आपको बताया, ऐसे तो केवल ऊंट ही नहीं रहते, वहाँ पर ऊंट रहते हैं, खरगोश रहते हैं,
चूहे भी रहते हैं, कुछ खास प्रकार की मकड़ी रहती है, सांप रहते हैं। जंतुओं में इस तरह के जीवों को सामान्य रूप से हम वहाँ पर देख सकते हैं। उससे और भी ज़्यादा प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन बहुत अधिक प्रजाति जो है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। अब पौधों में हम देखते हैं कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस, बबूल, खजूर आदि मतलब कुछ और अन्य प्रकार के भी पौधे उपलब्ध होते हैं। पानी की वहाँ पर काफ़ी कमी होती है, क्योंकि वर्षा एकदम नहीं के बराबर काफ़ी कम वहाँ होती है। औसतन वर्षा बहुत ही कम होती है। बच्चों, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि तापमान का जो है असमान वितरण दिन और रात में 24 घंटे में होता है। दिन वहाँ पर काफ़ी गर्म होता है, लेकिन रातें काफ़ी ठंडी होती है। तो 3 जो है एडवर्स कंडीशंस वहाँ पर हैं। पहला तो स्थल नहीं है, केवल बालू ही बालू है। दूसरा, तापमान का असमान वितरण है दिन और रात में। और तीसरा, पानी की काफ़ी कमी है। तो इस आधार पर सबसे पहले हम वहाँ के जीव, जो एक आदर्श प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाता है कि रेगिस्तान में रहने के लिए ऊँट किस प्रकार अनुकूलित हैं, अथवा कैक्टस के पौधे रेगिस्तान में उगने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। ये 2 प्रश्न आपसे प्रायः पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इस दृष्टिकोण से हमने इस दोनों टॉपिक को आज की वीडियो में आपके लिए लिया है। पहला देखेंगे हम ऊँट के लिए जो है देखते हैं। पहला पॉइंट है कि ऊँट के पैर जो होते हैं ये लंबे होते हैं। लंबे पैर होने के कारण ऊँट का जो शरीर है वह स्थलीय क्षेत्र से, जहाँ पे बालू है जो काफ़ी तेज गर्म होता है, तो उससे काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, जिसके कारण इस स्थलीय बालू का जो हीट है, जो गर्मी है, उनके शरीर तक काफ़ी कम आता है। तो इस कारण जो है ऊँट के पैर काफ़ी लंबे होते हैं। पहला अनुकूलन आप इसको देख लीजिए, ऊँट के पैर काफ़ी लंबे होते हैं, क्यों, किस कारण से होते हैं? तो आपको ये जवाब मिल गया कि पैर के लंबे होने के कारण उनका शरीर काफ़ी ऊंचाई पर आ जाता है, और ऊंचाई पर आ जाने के कारण उनके शरीर को स्थलीय तापमान से कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, पैर के तलवे गद्देदार होते हैं। देखिए, बालू क्या होता है, भुरभुरा होता है। सामान्य रूप से उस पर ठोस पैर वाले जीवों को चलने में कठिनाई होगी, क्योंकि पैर बालू के अंदर धंसेंगे और धंसने से बार बार अधिक बल लगाकर चलना पड़ेगा। लेकिन ऊँट के पैर चौड़े और तलवे की बात मैं कर रहा हूँ, वो काफ़ी गद्देदार यानी मांसल होते हैं। इसके कारण उनके पैर बालू में नहीं धंसते और वह तेज़ी से उस रेगिस्तान में आ जा सकता है, चल सकता है। दूसरा अनुकूलन ये था। तीसरा, जब बालू भरी आंधियां चलती है तो बालू के उड़ने से हम या आप जब वहां रहेंगे तो सामान्य रूप से देख नहीं सकते, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। ये आंख में बालू चला जाएगा, नाक में बालू चला जाएगा, मुंह में बालू भर जाएगा। लेकिन ऊँट को प्रकृति ने खास प्रकार की मांसल संरचना दी है, आंख के पलकों के ऊपर भी और नाक के नॉस्ट्रिल्स, नासा द्वारों के ऊपर भी। जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, रेत की आंधी चलती है, तो ऊँट अपने इन पलकों को फैलाकर आँख और नाक को ढक लेता है, मुंह को ढक लेता है, जिसके कारण कि उन्हें बालू की परेशानी से वो बच जाता है। चौथा हम देखेंगे पीठ का कुबर। आप जानते हैं कि वहाँ पर वनस्पतियों का काफ़ी अभाव होता है, और जो भी वनस्पतियाँ होती भी हैं तो उनमें पत्तियों का अभाव होता है। तो बहुत दूर दूर पर ओएसिस पाए जाते हैं। ओएसिस वैसे स्थान होते हैं जहाँ पर जल के कुछ स्रोत होते हैं, तो वहाँ पर जो है वनस्पतियाँ भी उगती हैं, और वैसे ही स्थानों पर चारे के लिए ऊँट की व्यवस्था होती है। ऊँट वहीं खाते हैं, अथवा ऊँट के चारे को जो है साथ ढोना पड़ता है। तो ऊँट करता क्या है कि ऐसी सारी परिस्थितियों में भोजन को लेता है, और भोजन को लेता है, पाचन के बाद उनके सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका कम भाग अपने जो है ये जैविक क्रियाओं के संचालन में करके बाकी को वसा के रूप में वह पीठ के ऊपर, आपने जो उभरा हुआ भाग देखा होगा पीठ पर, ऊँट के पीठ पर एक उभरा हुआ जो हिस्सा होता है उसे हम कुबर या हम्प कहते हैं। सामान्यतया ऊँटों में एक या कुछ खास प्रकार के ऊँटों में, हमारे विदेश में पाए जाने वाले ऊँट होते हैं, उनके 2-2 कुबर होते हैं। तो उसमें वसा के रूप में, फैट के रूप में
वसा को क्या कहते हैं, एनर्जी बैंक कहते हैं। वह इसमें जो है ना, पुबर में वसा को जमा कर लेता है और इस प्रकार वह जो है 1 सप्ताह तक 10 दिन तक भी बिना भोजन के रह सकता है। ये गुण है। ऊँट इसी के साथ ही साथ एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीता है। सामान्यतया हम जितना पानी पीते हैं उससे वह ज़्यादा पानी पीता है। क्यों? पानी की कमी होती है और पानी ही वहाँ समस्या है। तो ऐसी स्थिति में जब वह एक बार में 50 से 60 लीटर पानी को पी जाता है और इतने पानी को पी करके वह अपने शरीर की संपूर्ण हिस्से में यानी संपूर्ण कोशिकाओं में इसको फैला देता है। इस कारण ऊँट जो है लगभग 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये ऊँट की विशेषता है। आपको यह भी याद रखना होगा कि ऊँट एक बार में अधिक पानी क्यों पीता है और बिना पानी पिए वह अधिक दिनों तक कैसे रह सकता है। पानी उसने जो पिया, हम एक बार में 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास इससे ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। सामान्य जो जानवर भी हमारे यहाँ की गाय है, भैंस है, घोड़ा है, वो 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, लेकिन ऊँट जो है एक बार में 3-4 बाल्टी पानी पी जाता है ना। और अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार से वह समायोजित करता है। इसके बाद देखिएगा कि वह ऊँट जो है बहुत कम मात्रा में पेशाब करता है। इतना अधिक पानी पिया और उसको जो है मूत्र विसर्जन में वह त्याग देगा तो फिर पानी की कमी हो जाएगी। तो इसलिए ऊँट अपने मूत्र के रूप में पानी का बहुत ही अल्प विसर्जन करता है, बहुत ही कम विसर्जन करता है, मल में भी और मूत्र में भी। ऊँट के जो मल होते हैं, ऊँट के जो गोबर होते हैं, वह लगभग ठोस अवस्था के होते हैं, एकदम सूखे हुए जैसे होते हैं। उसमें भी पानी का त्याग काफ़ी कम होता है और इस प्रकार वह अपने शरीर के अंदर पानी को बचा लेता है। बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है कि वह इस प्रकार से जो है अपने शरीर के अंदर पानी को बचा लेता है। साथ ही साथ ऊँट को पसीना भी नहीं आता। तापमान ज़्यादा है तो पसीना आएगा, जैसे कि हमको, आपको, सभी लोगों को आता है। और पसीना क्यों आती है? त्वचा के अंदर श्वेत ग्रंथियाँ होती है, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जो पसीना पैदा करते हैं और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। लेकिन ऊँट जो है कि त्वचा में श्वेत ग्रंथियों का अभाव होता है, नहीं के बराबर होता है वो, इस कारण उन्हें पसीना भी कम आता है। इस प्रकार इन सारी शारीरिक विशेषताओं और अपनी आदतों में बदलाव को ला करके ऊँट जो है सफलतापूर्वक रेगिस्तान में, मरुस्थल में अपना जीवन यापन करता है और वह अपने लिए वह खूबसूरत उपनाम रेगिस्तान का जहाज, इस उपनाम को वह सार्थक करता है। आगे चलते हैं हम अब जीरोफाइट्स के ऊपर, मरुस्थल में उगने वाले पौधों के ऊपर। बच्चों, समस्याएं तो उनके लिए भी वही है, पानी की कमी है, तापमान की अधिकता है। तो समस्या क्या होगी कि एक तो पानी मिलेगा नहीं और दूसरा यदि मिला पानी तो उसका जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा पानी की हानि ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं वही है। तो पौधे क्या करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पौधे तो ऊँट की तरह चल फिर नहीं सकते, तो वह जहाँ भी उगते हैं उनकी जड़ें जमीन के अंदर काफ़ी गहराई तक जाती है। किस लिए? पानी की खोज के लिए। पानी की खोज के लिए उनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं बच्चों। तो ये जो मुख्य पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा कि जड़ें जो है वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं और पानी को ढूंढ लेती हैं। और पानी को जो भी पानी मिला, जितना भी पानी मिला, अब उसको क्या करना है? बचा कर रखना है, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। कैक्टस के बारे में खास करके जो है आपको वर्णन कर रहे हैं। जितने भी प्रकार के कैक्टस होते हैं, नागफनी के पौधे होते हैं या उसकी और भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, तो हम यहाँ पर उसकी बात करते हैं। उनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं पानी की खोज में और पानी को अपने शरीर के लिए लाती हैं। दूसरा है कि उनका जो तना है वो मांसल और मोटा होता है। तने का मांसल और मोटा होना क्यों? वो तने के अंदर उस पानी को संचित करके रखते हैं, स्टोर हाउस ऑफ वाटर बनाए हुए रहते हैं। कह सकते हैं पानी के लिए वो टंकी का कार्य तना करते हैं। और उसकी जो पत्तियां हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है सामान्य पेड़ों में, वो पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को न कर सके अथवा रोक सके, इसलिए ये या तो निडिल से रिलीव में बदल जाती हैं, सूच्याकार पत्तियां, अथवा ये पूर्णतया कांटों में बदल जाती है।
जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है। तो ये भी इसका जो है एक अनुकूलन हुआ। पत्तियों का कांटों या सल्क पत्रों में बदल जाना, इसको तो हमने बताया, मांसल एवं मोटा होना। उसके साथ ही साथ तने का हरा होना। एक चीज़ और यहाँ पर देखने, ये हम बोलेंगे तने का हरा होना। क्यों भाई तने हरे क्यों होते हैं? आप जानते हैं कि इन्हें भोजन बनाना होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो इसलिए पत्तियाँ होती नहीं, तो तने ही तो भोजन बनाएंगे। इसलिए क्लोरोफिल पत्तियों से शिफ्ट कर जाता है कहाँ? तने में। और ये तने के अंदर पानी भी स्टोर हाउस के रूप में पड़ा हुआ है, वहाँ पर तने के अंदर, टंकी के अंदर, है ना। तो वहीं पर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा तने जो हैं एक खास प्रकार का कार्य करते हैं, भोजन बनाने का कार्य भी करते हैं, जिसको कि आपने तने के विशेष कार्यों में आपने पढ़ा था हमारे वीडियो में। और यदि आपने नहीं जाना तो हमने जो है पेड़ के संपूर्ण भाग से संबंधित वीडियो जो है बनाया हुआ है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ तक आप पहुँचें और हमारे सारे वीडियो को पढ़कर आप लाभ उठाएं। तो इस तरह से देखिएगा। और उसके बाद है तने से भी पानी लॉस न हो, इसलिए तने की ऊपरी परत मोटा होता है, अथवा कुछ खास प्रकार के पौधे में ये तने के ऊपर मोम की एक परत, वैक्सी कोटिंग होती है, तैलीय परत मोम की जिसको कहते हैं हम, जिसके कारण कि यहाँ से भी जो है पानी जो है बाहर नहीं निकल पाता है। बच्चों, हम आशा करते हैं इस प्रकार से मरुस्थल में पाए जाने वाले जानवर, ऊंट और पौधे, कैक्टस, नागफनी में पाए जाने वाले अनुकूलनों को आपने भली प्रकार से समझा होगा।